हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। कल हमने स्विट्जरलैंड का संवैधानिक विकास, कैसे धीरे धीरे उनका विकास हुआ था, वो हमने कल पढ़ा। आज हम इनकी विशेषता पढ़ेंगे। हर किसी देश के संविधान की विशेषता होती है, तो स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता हम आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा परिचय। स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और उसका संविधान निश्चित रूप से बहुत अधिक मौलिक तथा विलक्षण है। संविधान की इन विशेषताओं ने ही इस छोटे से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और समस्त विश्व में राजनीतिक अध्ययन के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसका अध्ययन बहुत अधिक गंभीरता के साथ करते हैं। स्विट्जरलैंड संविधान के प्रमुख विशेषता निम्न रूपों से हम देख सकते हैं। तो पहली विशेषता है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधान की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। ब्रिटिश का अलिखित संविधान है, ध्यान रखना। 1848 में निर्मित संविधान को, जो स्विट्जरलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था और अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया। संविधान, वर्तमान संविधान भी एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। 1998 में निर्मित संविधान को पूर्व के संविधान की तुलना में भी अधिक व्यापक है। 1848 में निर्मित और 1874 ईस्वी में पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे। वर्तमान संविधान में 195 धाराएं, 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। स्विट्जरलैंड संविधान के इस अपेक्षाकृत बड़े आकार के 2 कारण हैं। क्या कारण थे? ये बड़ा कैसे, लिखित और निर्मित तो पता है कि संसद द्वारा निर्माण किया गया उस संविधान का, जैसे हमारे संविधान सभा द्वारा किया, और लिखित एक लिखा गया, पूरी बातों को, सारी एक एक चीज को लिखा गया, वो है लिखित। तो व्यापक की क्या बातें हैं? 2। पहली है, इसमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिसका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि विषय का भी संविधान में उल्लेख किया। यानी जो चीजें नहीं था, जो काम की नहीं है, वो भी बातें उसमें डाली गई। इसलिए ये संविधान क्या हो गया? व्यापक, यानी बड़ा हो गया। दूसरा, इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटीनों की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के विभाजन का वर्णन अत्यधिक विस्तार से किया गया। इस स्थिति को यह सोचकर अपनाया गया है कि स्विट्जरलैंड उन संवैधानिक विवादों से लगभग मुक्त रहे, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली हो गई। दूसरी बात ये ली गई, इसमें व्यापक होने का ये कारण था कि जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्य में किया गया, उसकी हर बातों को लिखा गया, तभी विवाद केंद्र और राज्य में विवाद न हो सके। इसलिए ये संविधान इतना व्यापक या इतना बड़ा हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, कठोर संविधान। कठोर संविधान तो आपको पता ही है, भारत में लचीला और कठोर है। कठोर में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अलग अलग 2/3 बहुमत द्वारा कानून को पारित करना पड़ता है, तभी कठोर संविधान लागू होता है। लचीला में किसी एक में कोई 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, सामान्य बहुमत से भी
पारित हो जाता है। तो वहां पे अमेरिका की तरह कठोर संविधान है। स्विट्जरलैंड संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उनमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया होता है। संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था, क्योंकि राज्य संघात्मक व्यवस्था है तो राज्य भी कानून मन चाहे बना सकती थी और उन पर दबाव डाल सकती थी। इसलिए ये राज्य और केंद्र के बीच में विवाद न हो जाए, इसलिए कठोर संविधान बनाया गया। व्यवहार के अंतर्गत यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से कम कठोर है। यानी भारत की तुलना में तो कठोर संविधान उनका बहुत ही कठोर नियम बनाए गए, संशोधन करने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन जितना कठोर अमेरिका का है उतना स्विट्जरलैंड का कठोर संविधान नहीं है, लेकिन भारत से कठोर है। इस स्थिति का एक कारण यह है कि स्विट्जरलैंड व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं और तथा वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते। यानी पहले पढ़ चुके सामाजिक व्यवस्था के वहां के लोग इतने ईमानदार हैं, इतने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, तो वो कठोर संविधान संशोधन करे तो उनको कोई संकोच नहीं है कि अगर हमारे हित का होगा तो ऑटोमेटिक संविधान में संशोधन हो जाएगा। अपने हित की बात नहीं हुई तो संसद कोई कानून पारित नहीं करेगी या संशोधित नहीं करेगी। इस प्रकार से वहां पे संविधान में कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है। तीसरा पॉइंट है प्राचीनतम गणराज्य। पहले भी पढ़ चुके हम उनके विकास में, संवैधानिक विकास में, कि प्राचीनतम गणराज्य सबसे पुराना उनका ही गणराज्य था। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। 1870 तक सान मेरियो तथा अंसा टाउन जैसे दो कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था जो यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों यानी उनके राज्यों कैंटनों में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित था और वहां की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे जिसके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी। वहां किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। रैपार्ड का कहना है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र है। कहने का मतलब आज पूरे विश्व में या तो उपनिवेश बन के आए थे या गुलाम रहे थे या तानाशाही शासन या राजा का शासन, निरंकुश राजा, ऐसे हर देशों में कोई न कोई बात हुई थी। लेकिन स्विट्जरलैंड ऐसा है जो प्राचीन यानी बहुत सबसे विश्व के सबसे पहले ये प्राचीनतम गणराज्य, यानी जनता का शासन और लोग भी वहां पे अपने प्रत्यक्ष रूप से वोट देते थे। इसलिए रैपार्ड कह रहा था कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य, क्योंकि देश में कोई इतना गणराज्य पहले नहीं हुआ जितना सबसे पहले स्विट्जरलैंड गणराज्य बना था। चौथा पॉइंट है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था में आपको पता है कि हमने लिया संघात्मक होते हुए भी एक की ओर झुका हुआ, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ, पूरी तरह के नहीं लिया। तभी तो हमें एक ही नागरिक रहा, राज्यों का अलग संविधान नहीं, ये सब हमने एकात्मक की ओर लिया। लेकिन संघात्मक व्यवस्था में उन्होंने स्विट्जरलैंड ने लिया, जो इस प्रकार है। यद्यपि संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राज्य मंडल कहा जाता है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल न होकर संघ राज्य ही है। स्विट्जरलैंड संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षणों, लिखित और कठोर संविधान, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों यानी राज्यों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका यानी राज्यों की भी न्यायपालिका है और केंद्र की भी न्यायपालिका है। जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट है राज्यों की
और सुप्रीम कोर्ट है केंद्र का। जो दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, उनको उच्च न्यायालय भी कहा जाता है राज्य के न्यायालय को, जैसे जोधपुर में है, राजस्थान में। और उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है, तो उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक ही है, और हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों एक ही है। तो संघीय न्यायपालिका राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। यानी नागरिकों को सारे अधिकार राज्यों में और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन की इकाइयों में भी समान प्रतिनिधित्व, यानी राज्यों में भी विधानमंडल कार्य कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड में संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन, यानी 20 तो पूरे राज्य, आधे राज्य इसलिए कि 6 आधे राज्य, उन दोनों को मिला दे तो पूरा कितने होंगे, 3 राज्य हो जाएंगे। तो अर्ध कैंटीन कहा जाता है उनको, आधे राज्य, दोनों को मिलाकर। जैसे कि वोट करने पूर्ण कैंटीन में 20 है तो एक एक प्रतिनिधि आया तो 20 वोट होंगे, और इनके अर्ध कैंटीन में 6 अर्ध कैंटीन है तो इनके 3 होंगे, क्योंकि आधी कैंटीन है तो दोनों को जोड़ा जाएगा, तो आधे आधे को जोड़ा जाएगा तो 6 में से 3 रह जाएंगे, तो 3 वहां से प्रतिनिधि आएंगे। क्या ना, उदाहरण के लिए इस प्रकार 23 कैंटीन है। पूर्ण कैंटीन और अर्ध कैंटीनों में 2 बातों की दृष्टि से भेद है। क्या क्या है? पहली है, जहां प्रत्येक पूर्ण कैंटीन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहां अर्ध कैंटीन को 1। क्यों 1? मैंने अभी कहा क्योंकि दोनों में मिलाकर 1 होगा, और ये तो पूर्ण है तो 2 भेजेंगे तो दोनों मिलाकर 1 होगा, तो 1 भेजने का अधिकार है। दूसरा भेद यह है कि संवैधानिक संशोधन के समय जहां पूर्ण कैंटीन का मत 1 गिना जाता है, वहां अर्ध कैंटीन का मत आधा गिना जाता है। कहना का मतलब दूसरा बात यह है कि पूर्ण कैंटीन का मत पूरा गिना जाएगा, जो भी वोट देगा या संविधान में संशोधन कोई भी बात हो वो उनका बहुमत साबित करें तो 1 वोट गिना जाएगा, किसका? पूर्ण कैंटीन का। लेकिन अर्ध कैंटीन का आधा, तो आधा 2 मिलाकर करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे 6 है तो उनमें से दोनों मिल के 3 प्रतिनिधि वोट करेंगे। संविधान के द्वारा केंद्र और कैंटीनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन अमेरिकी पद्धति के आधार पर किया गया है, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है अमेरिका के हिसाब से। संविधान में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन दिया गया है और शेष शक्तियां कैंटीनों की सरकार को दी गई है, कैंटीनों को राज्यों को दी गई है। जो मेन जो शक्ति है वो केंद्र को दी गई है, और बाकी जो उनके लिए सही मानी गई वो उनको दी गई। कैंटीनों का अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है, यानी अलग से वो संविधान बना सकते हैं, परंतु उनका संविधान स्विट्जरलैंड संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए, यानी उनके विपरीत नहीं होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में केंद्र सरकार में जैसा संविधान है उनके अनुरूप ही राज्य संविधान बना सकती है, नए नियम बना सकती है। और प्रत्येक कैंटीन के लिए गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। यद्यपि संघीय न्यायपालिका को संघीय क्षेत्र में न्याय पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य सभी लक्षणों के विद्यमान होने के कारण इसे एक संघ राज्य कहा जा सकता है। न्याय पुनरावलोकन वो राज्य में नहीं कर सकती, लक्षण नहीं है उनके कि न्याय जब संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो अवैध घोषित कर दे। क्यों? कि केंद्र सरकार की न्यायपालिका नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनके अधिकार में नहीं, उनको शक्तियां अलग से उनको दे दी गई है। 5वां पॉइंट है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। इसमें वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों के संविधान उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है। उदारवादी व्यक्तिवादी है कि व्यक्ति पहले स्वतंत्र है, व्यक्ति को सारे अधिकार होने चाहिए, और उदारवादी यानी ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना, तो वो उदारवादी व्यक्तिवादी पर आधारित था। तो पूर्व सोवियत संघ या चीन आदि देशों के संविधान समाजवादी दर्शन पर है। समाजवादी यानी पहले
समाज का फायदा, फिर बाद में दूसरों का अपना होगा। समाज का होगा तो सबका हो जाएगा, देश का भी तरक्की अपना होगी, लेकिन कुछ व्यक्तिवाद थे। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का भी प्रभाव है, यानी व्यक्तिवाद, व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करना। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिक को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति उस नागरिक हो उस देश का तो ज्यादा से ज्यादा उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, तभी वो देश का विकास करेगा, देश भी विकास करेगा और व्यक्ति भी विकास करेगा और विकासशील से विकसित की ओर ले जाएगा। इसलिए उन्होंने उदारवाद अपनाया, किसने? स्विट्जरलैंड ने, ताकि व्यक्ति को हर सुविधा मिल जाए, स्वतंत्रता देने पर वो और किसी क्षेत्र में वो आगे बढ़े और राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, यानी लोगों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन राज्य उसमें हस्तक्षेप कम करे। यद्यपि वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में भी राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, लेकिन मूल विचार यही है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार से स्विट्जरलैंड ने उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान को बनाया है, यानी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करना, राज्य उस स्वतंत्रता पे कम से कम हस्तक्षेप करना ताकि लोगों का विकास हो जाए। छठा है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। तो संसदात्मक व्यवस्था भारत ने भी अपनाई, उसमें प्रधानमंत्री होता है वास्तविक और नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो अमेरिका में है वहां पे वास्तविक कौन होता है? राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की शक्तियां ज्यादा नहीं होती। तो इस तरीके से इन दोनों का मिश्रित रूप बना है वहां पे। जैसे सामान्यता ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था एक अपवाद है क्योंकि यह न तो पूर्णतः संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांत के अनुकूल। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका यानी संघीय संसद और कार्यपालिका यानी संघीय सरकार परस्पर संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी ये दोनों अलग अलग है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अपनी शक्तियों का अलग अलग करेगी यूज, लेकिन उत्तरदायी नहीं होगी। हमारे भी व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती, यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका को उनको पद से हटा नहीं सकती, लेकिन हमारे यहाँ अविश्वास का प्रस्ताव लाके उनको कार्यपालिका प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लेकर ये कर सकते हैं, कार्य पद से अलग कर सकते हैं। इससे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया है। इस प्रकार से उनकी अलग अलग व्यवस्था है। वैसे तो इनकी स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता 12 है, अभी तो हम 6 पढ़े हैं, तो कहने का मतलब छठी में संसदात्मक का ये अपवाद कहा जा सकता है क्योंकि ज्यादातर देश में या तो अध्यक्षात्मक या संसदात्मक, ब्रिटिश में भी संसदात्मक में है, लेकिन वो पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ब्रिटेन में वास्तविक प्रधानमंत्री तो है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन वहां पे राष्ट्रपति को वंशानुगत सम्राट के रूप में उनके वंश के अनुसार उनका बेटा वापस राजा बनेगा, लेकिन
व्यक्ति कोई भी उसमें चुनाव में भाग नहीं लेते, ऑटोमेटिक उनका जो पीढ़ी से आ रहे जो भी होगा पीछे लड़का होगा वो पद ग्रहण करेगा। तो एलिजाबेथ वगैरह जो लड़का नहीं तो लड़की भी वहां पे अपना सम्राट का पद धारण कर सकती है। तो उसी कुल का अभी भी चल रहा है वहां पे, तो इसलिए वहां पे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का मिश्रण नहीं है, क्योंकि वहां पे संसदात्मक है कहां पे, ब्रिटिश में, लेकिन वहां पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को वंशानुगत चुना जाता है। हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का अप्रत्यक्ष द्वारा चुने हुए चुनते हैं और प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष द्वारा चुना जाता है, इसलिए ये थोड़े अंतर है। कल हम स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता का 7वां पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।